तथा स्वयं भी, कौन? मानव, तथा स्वयं भी क्या होता है? तथा स्वयं भी, तथा स्वयं भी तथा स्वयं भी परिवर्तित होता है। देखिए आप, हम आपसे बात करें, मनुष्य एक सक्रिय भौगोलिक कारक होने के साथ साथ मनुष्य कौन सा कारक है? एक सक्रिय भौगोलिक कारक है। कौन सा कारक है? मनुष्य एक सक्रिय भौगोलिक कारक होने के साथ साथ समय समय पर प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में समय समय पर प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन करता है। किस में परिवर्तन करता है? प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में। प्राकृतिक वातावरण वह वातावरण होता है जो मानव को किसके द्वारा प्रदत्त है? जो मानव को प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। यानी प्राकृतिक वातावरण वह वातावरण होता है जो मानव को किसके द्वारा प्रदत्त है? जो मानव को प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। अर्थात मैं आपसे बात करूं कि प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण को मानव प्राकृतिक वातावरण को मानव अपने शारीरिक श्रम की सहायता से, अपने कौशल की सहायता से और अपने तकनीक की सहायता से, किसकी सहायता से? अपने शारीरिक श्रम की सहायता से, अपने कौशल की सहायता से और अपने तकनीक की सहायता से मानव प्राकृतिक वातावरण को अपने शारीरिक श्रम यानी अपनी क्रियाशीलता की सहायता से, बुद्धि की सहायता से, कौशल की सहायता से और विचार शक्ति की सहायता से और यानी किसकी सहायता से? और यानी हम बात करें आपसे प्यारे विद्यार्थियों, विचार शक्ति की जो सहायता है उसकी सहायता से यानी सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तित करता है। कौन से वातावरण को परिवर्तित करता है? यानी प्राकृतिक वातावरण को कौन से वातावरण में परिवर्तित करता है? सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन करता है। मानव करता है। क्यों करता है? अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए करता है। जब मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक वातावरण में क्या करता है? परिवर्तन करता है। तथा मानव जैसे ही उस वातावरण को परिवर्तित करता है या उसमें परिवर्तन करता है तो उसी के साथ साथ उसी प्रोसेस में, उसी ही प्रक्रिया में यानी मानव स्वयं भी क्या होता है? स्वयं भी परिवर्तित होता है। मानव स्वयं भी यानी मॉडिफाइड होता रहता है। यानी मानव समय के अनुसार अपने आप को विभिन्न प्रकार के जो ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान है, इनोवेशन है, उनके द्वारा अपने आप को मॉडिफाइड करता रहता है, परिवर्तित करता रहता है, बदलता रहता है, उनका प्रयोग करता रहता है, उनको अपनाता रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्राकृतिक वातावरण पर मानव ने अपने विजेता को कायम किया है तो हम ये कह सकते हैं कि मानव ने नवाचार का प्रयोग किया है, मानव ने विभिन्न प्रकार के तकनीक का प्रयोग किया, मानव ने विभिन्न प्रकार के कौशलों का प्रयोग किया। जब मानव ने विभिन्न प्रकार के कौशलों का प्रयोग किया है, विभिन्न प्रकार के तकनीक का प्रयोग किया है तो उसकी सहायता से हम आपको विद्यार्थियों, प्यारे छात्र और छात्राओं, हम आपको ये कह सकते हैं कि मानव एक एक्टिव, एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? एक एक्टिव, एक भौगोलिक कारक है। एक एक्टिव भौगोलिक कारक होने के साथ साथ उसने प्राकृतिक वातावरण में क्या किया? मानव ने धीरे धीरे किस में परिवर्तन किया?
मानव ने धीरे धीरे प्राकृतिक वातावरण में क्या किया, मानव ने प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन किया। क्यों किया? क्योंकि मानव की आवश्यकता थी उस समय की, क्योंकि मानव को रहने के लिए आवास चाहिए था, मानव को कृषि कार्य करने के लिए भूमि चाहिए थी, मानव को अपने पशुओं को खिलाने के लिए चारा चाहिए था, मानव को विभिन्न प्रकार के मल्टीपर्पज बिल्डिंग्स बनाने की आवश्यकता थी। तो मानव की आवश्यकता थी, तो मानव ने उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वातावरण को परिवर्तित किया। और कौन से वातावरण में बदल लिया? मानवीय वातावरण या सांस्कृतिक वातावरण में बदला, तथा मानव स्वयं भी क्या हुआ? मानव स्वयं भी परावर्तित हुआ। वातावरण के साथ साथ मानव ने अपने आप को भी क्या किया? परावर्तित किया। अगला फैक्ट है मानव द्वारा निर्मित। अगले यदि मैं फैक्ट की आपसे बात करूं कि मानव द्वारा निर्मित मानव द्वारा निर्मित नगर, महानगर सभी की बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था वह जीर्णा अवस्था होती है। यानी सभी की कौन सी अवस्था होती है? यानी सभी की, यानी मानव द्वारा निर्मित नगर, महानगर सभी की बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था वह जीर्णा अवस्था होती है। वह जीर्णा अवस्था होती है। प्राचीन नगर प्राचीन नगर वर्तमान समय में नष्ट नष्ट हो गए हैं। देखिए, मानव द्वारा निर्मित महानगर, महानगर सभी की बाल्यावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है और जीर्णा यानी ओल्ड एज होती है। देखिए, एक नगर का विकास सबसे पहले एक सेंटर से होता है, यानी नगर का विकास सेंटर से परिधि की ओर आ रहा है, न कि परिधि से सेंटर की ओर कोई नगर विकसित होता है। नगर का विकास अंदर से बाहर की ओर होता है। तो सबसे पहले एक नगरीय क्षेत्र के जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं, वहाँ पर धीरे धीरे कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना होती है, जिनमें कुछ छोटी मोटी दुकानें हो सकती हैं, छोटा बाजार हो सकता है, वहाँ पर कुछ सड़कें हो सकती हैं।
यानी हम ये कहे कि सबसे पहले जिस स्थान पर एक नगर की स्थापना होती है, तो नगर की स्थापना के लिए यदि हम आपसे बात करें, तो हम आपसे बात करें तो नगर की प्रारंभिक जो विशेषताएं हैं, प्रारंभिक जो शर्तें हैं, वह शर्तें यह आती हैं हमारे पास में कि एक नगर और वह महानगर के रूप में किस प्रकार से परिवर्तित हो। तो एक नगर और महानगर के रूप में हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि नगर की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, नगर की प्रारंभिक अवस्था या एक नगर का जो विकास होता है वो किसी केंद्र से होता है। सबसे पहले केंद्र में कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना होती है। धीरे धीरे उनका विकास बढ़ता परिधि की ओर जाता है। यानी नगर का विकास अंदर से केंद्र से परिधि की ओर चलता है, नहीं कि परिधि से केंद्र की ओर आता है। ये ध्यान रखने की अति आवश्यक है प्यारे विद्यार्थियों बात। अब जैसे ही वह महानगर की श्रेणी में आ जाए तो वहाँ पर और ज़्यादा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हो जाती है। जब नगर एक अपने प्रौढ़ावस्था में आता है, अपने चरम अवस्था में आता है कि नगर के पास में जितना भूभाग होता है वो सारा भूभाग विकसित हो जाता है व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के आवासीय भवनों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के कल कारखानों के माध्यम से। वो संपूर्ण भाग क्या हो जाता है, वह संपूर्ण भाग वहाँ पर कवर्ड हो जाता है। कवर्ड का मतलब उस संपूर्ण भाग पर विभिन्न प्रकार की मल्टीपर्पज जो बिल्डिंग्स होती हैं उनका निर्माण क्या हो जाता है, उनका निर्माण हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आपसे बात यह कर रहे थे जब वहाँ पर विभिन्न प्रकार की भवनों का निर्माण हो जाता है, भूमि का यानी मल्टीपर्पज यूज बहु उपयोग होने लग जाता है, तो नगर अपने विकास की पूर्ण अवस्था में चरम सीमा पर पीक पर पहुँच जाता है। जब नगर अपने पीक पर पहुँच जाता है, जब नगर अपने चरम पर पहुँच जाता है, तो आपने बात सुनी होगी गिरफ्ट टेलर महोदय की। गिरफ्ट टेलर महोदय ने भी नगरों के विकास की अवस्था ये बताई हैं। वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि नगर की जो अंतिम अवस्था वो टायरेनोपोलिस होती है। अर्थात मैं आपसे बात करूं, नगर जो अपने विकास की ओर चलते हैं तो सबसे पहले नगर बाल्यावस्था में आते हैं, फिर प्रौढ़ावस्था में आते हैं और फिर जीर्ण अवस्था में आते हैं। नगर एक अपने चरम पर पहुंच करके, नगर का विकास अपने चरम पर पहुंच करके और धीरे धीरे वह विकास क्या होता है, वह विकास, उस नगर का विकास अवरुद्ध हो जाता है और वह नगर डाउनफॉल होने लग जाता है। फिर वह नगर वहाँ से नष्ट होने के बाद में पुनः एक और से नगर की स्थापना होती है, पुनः एक नए नगर की स्थापना होती है। तो ये उन्होंने बताया है कि मानव के द्वारा जो नगर और महानगर हैं उनकी बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था होती है। प्राचीन नगर वर्तमान समय में क्या हो गए हैं, प्राचीन नगर वर्तमान समय में नष्ट हो गए हैं। अगला फैक्ट है, मनुष्य ने प्राकृतिक भूदृश्य को बदला है और
सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण किया है। और क्या किया है? बदला है और सांस्कृतिक भूदृश्य और सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण और सांस्कृतिक भूदृश्य का क्या किया है? और सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण किया है। अर्थात मनुष्य ने प्राकृतिक भूदृश्य को बदला है और उसी के साथ साथ उसने क्या क्या किया है? मनुष्य ने प्राकृतिक भूदृश्य को बदला है और सांस्कृतिक भूदृश्य का क्या किया है? सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण किया है। अर्थात मानव ने अभी तो हमने बात की है प्यारे विद्यार्थियों कि मानव ने अपने मानवीय श्रम की सहायता से, विभिन्न प्रकार की तकनीक की सहायता से, और तकनीक के साथ साथ हम बात करें कि विभिन्न प्रकार के जो बुद्धि कौशल है, विभिन्न प्रकार के स्किल्स हैं, उसके माध्यम से प्राकृतिक जो लैंडस्केप थे उनको परिवर्तित किया और उनको परिवर्तित करने के बाद में क्या बनाया है? सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण किया है। तो आज हमारा जो पहला सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत? हमारा जो हमारे पास में सिद्धांत आया, कौन सा सिद्धांत? यानी हम आपसे बात कर रहे हैं क्रियाशीलता के सिद्धांत की। तो आज हमारा जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है प्यारे विद्यार्थियों, उस क्रियाशीलता के सिद्धांत के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है। विस्तृत चर्चा इस प्रकार से की है कि हमने 3 प्रकार की शक्तियाँ पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने भौतिक शक्तियाँ पढ़ी हैं। भौतिक शक्तियों के साथ साथ हमने कौन सी शक्तियाँ पढ़ी हैं? जैविक शक्तियाँ पढ़ी हैं। और जैविक शक्तियों के साथ साथ हमने मानवीय शक्तियाँ पढ़ी हैं। हम इसी जो मूलभूत सिद्धांत थे, उन मूलभूत सिद्धांतों को हम आगे बढ़ा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो आप देखिएगा आज हमारा जो सिद्धांत थे, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, वो विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों में हमारे पास में आज हमारा एक जो सिद्धांत है वह सिद्धांत क्या हो गया है? वह सिद्धांत हमारा कंप्लीट हो गया है। कौन सा? क्रियाशीलता का सिद्धांत या परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हमने इसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की है आप लोगों के साथ, यानी काफ़ी विस्तृत चर्चा की है। जब हमने काफ़ी विस्तृत चर्चा की है तो देखिए हमारा ये पेपर था, हम मानव भूगोल की तो बात कर रहे हैं ना। यह हमारा पेपर कौन सा है? यह है मानव भूगोल ही तो है, जिसकी हम आपसे बात करना चाह रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आपसे मानव भूगोल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम आपसे मानव भूगोल की बात कर रहे हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी की आपसे हम बात करना चाह रहे हैं। जब हम आपसे मानव भूगोल की बात कर रहे हैं तो आप देखिए मानव भूगोल के बारे में हम आपसे बात करते हैं तो मानव भूगोल का हमारा टॉपिक चल रहा था कि मानव भूगोल के विभिन्न सिद्धांत। उन विभिन्न सिद्धांतों में हमने पहला एक सिद्धांत पढ़ा, क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत। हमारे पास में जो दूसरा सिद्धांत आ रहा है वह आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ टेरिस्ट्रल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, टेरिस्ट्रल की हम बात कर रहे हैं। हम इसको कहते हैं पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत। यानी हमारे पास में सेकंड क्रम का सिद्धांत आ रहा है। कौन से क्रम का सिद्धांत आ रहा है? सेकंड क्रम का, हम जिसको कह रहे हैं पार्थिव
यानी सेकंड क्रम का सिद्धांत आ रहा है हमारे पास में पार्थिव एकता एवं पार्थिव एकता का सिद्धांत इसी पार्थिव एकता के सिद्धांत को बोलते हैं हम इंटर रिलेशनशिप का सिद्धांत। यही कहलाता है, इसी सिद्धांत का जो हमारे पास में एक अन्य नाम आ रहा है, आ रहा है अंतर संबंध। कौन सा संबंध? अंतर संबंध का सिद्धांत, यानी अंतर संबंध का सिद्धांत। हम बात करें कौन से सिद्धांत की? सिद्धांत हमारे पास में आ रहा है पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता का सिद्धांत देखिए, हम यदि आपसे बात करें तो पार्थिव एकता का सिद्धांत यानी टेरिस्ट्रल, हम किसकी बात कर रहे हैं? टेरिस्ट्रल यानी हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ टेरिस्ट्रल, यानी प्रिंसिपल ऑफ टेरिस्ट्रल। तो हम यहीं से इसकी बात कर लेते हैं, यानी टेरिस्ट्रल यूनिटी, टेरिस्ट्रल यूनिटी टेरिस्ट्रल यूनिटी, या तो आप कह दो क्या, कौन सा सिद्धांत? या तो आप कह दो टेरिस्ट्रल यूनिटी का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? हम कह सकते हैं इसको टेरिस्ट्रल यूनिटी का सिद्धांत, या आप इसको कह दो और यही सिद्धांत कहलाता है कौन सा सिद्धांत? प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटर प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, ठीक है ना? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, हम इसी को ही कह सकते हैं पार्थिव एकता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता का
सिद्धांत। पार्थिव एकता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? पार्थिव एकता का सिद्धांत। और इसी ही हम सिद्धांत को कौन सा कहते हैं? अंतर संबंध का सिद्धांत। यही कहलाता है अंतर संबंध का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं। यानी अंतर संबंध का सिद्धांत भी यही कहलाता है और पार्थिव एकता का सिद्धांत भी यही कहलाता है। ठीक है ना। टेरिस्ट्रियल यूनिटी और यानी प्रिंसिपल ऑफ टेरिस्ट्रियल यूनिटी और प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, यानी प्रिंसिपल ऑफ, हम बात कर रहे हैं आपसे किसकी? हम आपसे बात कर रहे हैं इंटर रिलेशनशिप की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। देखिए, जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है, जिसको टेरिस्ट्रियल हम यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जिसको हम टेरिस्ट्रियल यूनिटी के नाम से भी जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों। किस प्रकार से यह हमारे से संबंधित सिद्धांत है। यदि हम इस सिद्धांत की आपसे बात करना चाहें, इस सिद्धांत के बारे में हम आपसे बात करना चाहें, तो ये किस प्रकार से हमारे से यह सिद्धांत रिलेटेड है, किस प्रकार से संबंधित है, इस सिद्धांत की हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि हम जिस चीज़ को सत्यता की ओर लेकर के चल रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, कि यह चीज़ सत्य है, यानी यह चीज़ सत्य है, और सत्यता का प्रमाण हम कैसे दें कि जिसको सभी लोगों के द्वारा सर्वमान्य रूप से क्या किया जाए, जिसको सभी लोगों के द्वारा सर्वमान्य रूप से क्या किया जाए? स्वीकार किया जाए, यानी सभी लोग। तो सर्वमान्य रूप से उसको स्वीकार किया जाए। उसको सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाए, इस प्रकार के सिद्धांत को हम पार्थिव एकता का सिद्धांत या हम इंटर रिलेशनशिप का सिद्धांत कहते हैं। कि एक का दूसरे पर डिपेंड होना, अर्थात एक का दूसरे के लिए पूरक होना। डिपेंड का मतलब ये होता है कि एक का दूसरे पर आधारित होना या एक का दूसरे के लिए क्या होना? एक का दूसरे के लिए पूरक होना। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत हमारे पास में प्यारे विद्यार्थियों आ रहा है, हम उस सिद्धांत की आपसे बात करना चाह रहे हैं। ये सिद्धांत किस प्रकार से कार्य कर रहा है, हम उस सिद्धांत की आपसे आज बात करेंगे कि किस प्रकार से एक कारक दूसरे कारक पर डिपेंड होता है, किस प्रकार से इन दोनों के मध्य गहरा इंटर रिलेशन होता है, गहरा संबंधित होते हैं वो कारक। इस प्रकार के सिद्धांतों की हम पार्थिव एकता यानी प्रिंसिपल ऑफ टेरिस्ट्रियल यूनिटी, और इसी का ही दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप का सिद्धांत थ्योरी आती है कि एक दूसरे पर डिपेंड होना। अब हम फैक्चुअल चीज़ों के माध्यम से इस टॉपिक को आपके को आगे बढ़ा रहे हैं। संसार के
देखिए, संसार के सभी भौगोलिक तथ्य चाहे वे भौतिक हो या सांस्कृतिक है, चाहे जड़ हो या चेतन, चाहे जड़ हो या चेतन, एक दूसरे से किसी न किसी एक दूसरे से किसी न किसी रूप से क्या हैं, संबंधित हैं और किसी भी तथ्य का पृथक्करण एवं स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। देखिए, हम बात कर रहे हैं पार्थिव एकता का सिद्धांत, या हम इसी के साथ साथ आपसे बात कर रहे हैं कौन से सिद्धांत की, अंतर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, यानी आपस में एकता का होना, एक रूपता का पाया जाना, या एक दूसरे पर डिपेंड होना, या एक के बिना दूसरे का पूरक होना, दूसरे का एक के बिना पूरक होना। इस प्रकार के हम यानी प्रिंसिपल या सिद्धांत की बात कर रहे हैं। संसार के सभी भौगोलिक तथ्य चाहे वे भौतिक हो या सांस्कृतिक, संसार के कोई भी तथ्य हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो वह दो रूपों में होगा, या तो फिजिकल रूप में होगा या वो कल्चरल रूप में होगा। या तो वो किस रूप में होगा, हमारे पास में भौतिक रूप में होगा, और भौतिक रूप में नहीं होगा तो वह हमारे पास में किस रूप में होगा, सांस्कृतिक रूप में होगा। तो प्रकृति में दो ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, एक तो भौतिक तत्व, दूसरा मानवीय या सांस्कृतिक तत्व, जिसका संबंध प्रकृति से होता है, जिसका सर्जन प्रकृति ने किया है, अर्थात जिसमें अहम रोल प्रकृति ने अदा किया है, वह प्राकृतिक तत्व हैं, जिसको परिवर्तित करने की शक्ति, जिसको इंक्रीज या डिक्रीज करने की शक्ति प्रकृति के पास। कुछ हद तक मानव भी अभी तो विभिन्न प्रकार के तकनीक की सहायता से परावर्तित करने की शक्ति रहता है, लेकिन मानव प्राकृतिक तत्वों का सर्जन तो नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे हम बात करें, चाहे जड़ हो
या चेतन। चाहे जड़ हो या चेतन, यानी जड़ और यदि हम चेतन की आपसे बात करते हैं, जड़ और हम चेतन की आपसे प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं, चाहे उनमें गति है या नहीं है, चाहे उनमें विकास वृद्धि है या नहीं है, चाहे उनमें वंशवृद्धि है या नहीं है, यानी वो जड़ हो सकते हैं, वो स्थूल हो सकते हैं, वो भारी हो सकते हैं, यानी वो वेटफुल हो सकते हैं। इसका मतलब जड़ का मतलब जिनमें गति नहीं है, जो स्थूल हैं, जो भारी हैं। चेतन का मतलब जिनमें विकास की और वृद्धि की क्षमता है, उनको हम चेतन कह रहे हैं। एक दूसरे से किसी न किसी रूप से संबंधित है और किसी भी तथ्य का पृथक्करण एवं स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हम किसी भी तथ्य को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, पृथक नहीं कर सकते हैं, और यदि हम एक दूसरे को अलग कर देते हैं तो अलग करने के बाद में यानी जो उनमें संबंध होता है वह संबंध पुनः नहीं स्थापित हो सकता है, क्योंकि उनका अस्तित्व क्या होता है, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यदि आप किसी तत्व को किसी तत्व से अलग कर दोगे तो अलग करने के कारण से उन तत्व का क्या होगा, उन तत्वों का आपस में अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब अस्तित्व उन तत्वों का आपस में समाप्त हो जाएगा, हम उन्हीं अस्तित्वों की आपसे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। जब इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जब इनका पृथक्करण हो जाएगा, तो आप इस बात को नोटिस करिए ना कि जब किसी पदार्थ का अस्तित्व नहीं रहेगा, अर्थात वह मौजूद ही नहीं रहेगा। क्यों कर दिया? क्योंकि उन दोनों के मध्य गहरा संबंध था, तो हमने उस संबंध को विच्छेद कर दिया, हमने उस संबंध को तोड़ दिया, इस कारण से उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है ना? तो ये चेतन रूप में हो, जड़ रूप में हो, भौतिक हो, सांस्कृतिक हो, किसी न किसी रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं और किसी भी तथ्य का हम पृथक्करण नहीं कर सकते हैं, यानी एक तथ्य को दूसरे तथ्य से हम क्या नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम आपसे बात करें कि अलग तथ्य को यदि हम अलग करते हैं, उसमें यदि पृथक्करण का गुण भी दिखाई देता है, तो फिर उस तथ्य का अस्तित्व क्या होता है, उस तथ्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अगला फैक्ट आता है, मानव भूगोल का कोई भी तथ्य मानव भूगोल का कोई भी तथ्य अन्य तथ्यों के अन्य तथ्यों के अन्य तथ्यों के अंतर संबंधों का अन्य तथ्यों के अंतर संबंधों का अन्य तथ्यों के अंतर संबंधों का क्या होता है, परिणाम होता है। का परिणाम होता है। अतः
किसी तथ्य के विश्लेषण अतः किसी तथ्य के विश्लेषण के लिए यह बताना आवश्यक होता है कि उसके नियंत्रक एवं उसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मानव भूगोल का कोई तथ्य अन्य तथ्यों के अंतर संबंधों का क्या होता है, यानी बात करें कि मानव भूगोल का कोई तथ्य अन्य तथ्यों के, यानी अन्य जो तथ्य होते हैं, मानव भूगोल का कोई तथ्य यानी कोई तत्व, कोई एलिमेंट, हम जिसकी बात कर रहे हैं आपसे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि मानव भूगोल का कोई तथ्य अन्य तथ्यों के अंतर संबंधों का परिणाम होता है। यानी मानव भूगोल का कोई तथ्य है तो अन्य तथ्यों के साथ उसका क्या होता है, अंतर संबंध होता है। अभी तो मैंने आपको बताया है ना, अभी आपको क्या बताया, अभी ये बताया है, देखो ऊपर वाली लाइन में चल रही है कि वह किसी न किसी रूप में एक दूसरे से क्या होते हैं, वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। जब वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं तो यदि हम उनको अलग करेंगे, यदि हम उन तथ्यों को अलग करने का प्रयास करेंगे, यदि अलग करने का हम प्रयास कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, पृथक करने का प्रयास करेंगे, यानी किसी भी तथ्य का पृथक्करण एवं स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। न तो हम उनको अलग कर सकते हैं और अलग करने के साथ साथ न जैसे ही वो तथ्य अलग हो जाएगा तो उस मूल तथ्य का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब हम भी तो यही तो कह रहे हैं ना कि मानव भूगोल का कोई भी तथ्य अन्य तथ्यों के अंतर संबंधों का परिणाम होता है, अर्थात मानव भूगोल के एक तथ्य का दूसरे तथ्य के साथ गहरा संबंध होता है और उन दोनों के मध्य उन संबंध का वो जो अंतर संबंध होते हैं उसी का ही वो परिणाम होता है, उसी का ही वो रिजल्ट होता है। तो हम आपसे ये बात कहना चाह रहे हैं कि मानव भूगोल का कोई भी तथ्य अन्य तथ्यों के अंतर संबंधों का परिणाम होता है, अर्थात मानव भूगोल के एक तथ्य का दूसरे तथ्य के साथ क्या होता है, एक तथ्य का दूसरे तथ्य के साथ अंतर संबंध होता है, इंटर रिलेशन होता है।
और इंटर रिलेशन का से ही परिणाम निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। यदि दोनों के मध्य किसी प्रकार का इंटर रिलेशन नहीं है तो फिर उसका रिजल्ट भी नहीं निकलेगा, क्योंकि उस तथ्य का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप तथ्य को पृथक्करण करोगे, पृथक्करण का नियम लगाओगे, तो पृथक करते उसका क्या होगा, उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अतः किसी तथ्य के विश्लेषण के लिए, यानी उस तथ्य की विवेचना करने के लिए, उस तथ्य का अध्ययन करने के लिए यह बताना आवश्यक होता है। यानी जिस तथ्य का हम अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में यह बताना आवश्यक होता है। क्या? जिस तथ्य के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसके बारे में यह बताना आवश्यक होता है। क्या बताना आवश्यक होता है? अतः किसी तथ्य के विश्लेषण के लिए जिस तथ्य का हम क्या कर रहे हैं, जिस तथ्य का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उस तथ्य के लिए, यानी उस तथ्य के बारे में यह बताना आवश्यक होता है कि उसके कंट्रोल और इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से वह एलिमेंट हैं। यानी जब हम किसी भी तथ्य का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं, उसकी विवेचना करते हैं, तो हमारे को उस तथ्य के बारे में ये बताना होता है। क्या बताना होता है? कि उसका कंट्रोल के कारक, उसके नियंत्रक और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अर्थात उसको कौन कौन से कारक क्या कर रहे हैं, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और कौन कौन से कारक प्रभावित नियंत्रण करने के साथ साथ उसको प्रभावित करने का कार्य करते हैं। क्योंकि हम रिलेशन कौन सा पढ़ रहे हैं, हम इंटर रिलेशन पढ़ रहे हैं। कौन सा रिलेशन पढ़ रहे हैं? हम इंटर रिलेशन की आपसे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। हम अंतर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, या हम पढ़ रहे हैं टेरिस्ट्रियल यूनिटी, प्रिंसिपल ऑफ टेरिस्ट्रियल यूनिटी के बारे में हम आपसे पढ़ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आपसे बात करें कि मानव भूगोल का कोई भी तथ्य जो मानव भूगोल से जुड़ा हुआ है, चाहे वो भौतिक तथ्य हो सकता है और चाहे वो कौन सा तथ्य हो सकता है, चाहे वह सांस्कृतिक तथ्य हो सकता है। अर्थात उन दोनों के मध्य, भौतिक तथ्यों के मध्य और भौतिक तथ्यों के मध्य, जिसको हमने कहा फिजिकल फैक्टर कहा, और सांस्कृतिक तथ्य, अर्थात सांस्कृतिक तथ्य का मतलब मानवीय तथ्य, अर्थात मानवीय तथ्य की बात कर रहे हैं। आपस में दोनों के मध्य गहरा अंतर संबंध होता है, इंटर रिलेशन होता है। अतः किसी तथ्य के विश्लेषण के लिए, उस तथ्य की गहराई से जानकारी करने के लिए, उस तथ्य का गहराई से विवेचन करने के लिए यह बताना आवश्यक होता है कि उसके नियंत्रक एवं उसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसके नियंत्रक कारक कौन कौन से हैं और उसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अगला फैक्ट है किसी प्रदेश में मानव जीवन किसी प्रदेश में मानव जीवन के विवेचन के लिए, किसी प्रदेश में मानव जीवन के विवेचन के लिए या के लिए वहाँ की भौगोलिक
दशाओं का, वहाँ की भौगोलिक दशाओं का अध्ययन आवश्यक है। अध्ययन आवश्यक हो जाता है। अध्ययन आवश्यक हो जाता है क्योंकि क्योंकि मानव जीवन उनसे संबंधित होता है। क्या होता है? मानव जीवन उनसे संबंधित होता है। इसलिए भूगोल को इसलिए भूगोल को मानव पारिस्थितिकी इसलिए मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी इसलिए भूगोल को मानव पारिस्थितिकी कहते हैं। देखिए, किसी प्रदेश में मानव जीवन के विवेचन के लिए, किसी प्रदेश में मानव जीवन के विवेचन के लिए किसी प्रदेश में मानव जीवन के विवेचन के लिए वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस, वहाँ की भौगोलिक दशाओं का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। यानी किसी प्रदेश में मानव जीवन का आपको यदि विवेचन करना है, यदि किसी प्रदेश में आपको मानव जीवन का विवेचन करना है, तो मानव जीवन का जो विवेचन है वह विवेचन करने के लिए, यानी मानव जीवन का अध्ययन करने के लिए हम किस प्रकार से मानव जीवन का अध्ययन करें। विवेचन का मतलब होता है विस्तृत चर्चा करना, विस्तृत जानकारी लेना वहाँ की, कि मानव का रहने का स्थान है, मानव का व्यवसाय है, इसके अलावा मानव के परिवहन के साधन है, वहाँ उस स्थान से संबंधित मानव की कोई समस्या है तो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान है, तो हम उन सभी की ही बात कर रहे हैं। यदि हम विवेचन की बात करते हैं तो विवेचन से संबंधित जो हमारे पास में तथ्य आता है, यदि उस तथ्य की हम आपसे बात करना चाहते हैं कि किसी प्रदेश में मानव जीवन के विवेचन के लिए, किसके लिए? किसी प्रदेश में मानव जीवन के विवेचन के लिए वहाँ की भौगोलिक दशाओं का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। यानी जिस स्थान
विशेष पर जिस जिस प्रदेश में मानव रह रहा है उस प्रदेश का हम विवेचन कर रहे हैं। जिस प्रदेश में मानव रह रहा है, मान लीजिएगा वह प्रदेश राजस्थान है या वह प्रदेश भारत है, जिस प्रदेश में कौन रह रहा है, जिस प्रदेश में मानव रह रहा है, तो वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस, वहाँ का तापमान, वहाँ की वर्षा, वहाँ का लैंडफॉर्म यानी मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वहाँ की भू आकृतिक संरचनाएं, वहाँ की भू आकृतिक संरचनाएं किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, वहाँ की भू आकृतिक संरचनाओं के बारे में। भू आकृतिक संरचनाओं के साथ साथ यदि हम बात करते हैं यानी वहाँ का मृदा का प्रकृति है, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति है, यानी वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन है, आदि का अध्ययन हमारे लिए क्या हो जाता है, आदि का अध्ययन हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मानव जिस स्थान पर रहना चाहता है तो मानव का यानी सांस्कृतिक तत्व का संबंध किससे है? प्राकृतिक तत्व से है ना। जब वह कारक जो प्राकृतिक तत्व के रूप में उस पृथ्वी पर उपलब्ध हैं या प्राकृतिक तत्व के रूप में उस प्रकृति पर उपलब्ध हैं, यदि वह मानव के अनुकूल नहीं है, क्या नहीं है? यदि वह मानव के अनुकूल नहीं है, वह दशाएं मानव के अनुकूल नहीं है, तो फिर मानव के जीवन का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो मानव के जीवन का क्या नहीं रहेगा? मानव के जीवन का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो मानव के जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हम उस प्रदेश विशेष का विवेचन भौगोलिक तथ्यों के ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मानव अपना जो तालमेल है, अपना जो सामंजस्य है, वह अपना सामंजस्य किसके साथ बिठा पाए? वह उन भौगोलिक दशाओं के साथ, वहाँ की स्थलाकृतियों के साथ, वहाँ की धरातल की संरचना के साथ, वहाँ की जलवायु के साथ अपना तालमेल बिठा सके। क्योंकि मानव जीवन उनसे संबंधित होता है, क्योंकि मानव का जीवन उन पर रिलेटेड है, उनसे संबंधित है। किनसे संबंधित है? उन भौगोलिक दशाओं से मानव का जीवन संबंधित है। इसलिए भूगोल को यानी ह्यूमन इकोलॉजी यानी मानव पारिस्थितिकी कहते हैं। मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भौगोलिक दशाओं का मानव के अनुकूल होना, अर्थात हम उन तथ्यों की बात कर रहे हैं, हम उस प्रदेश विशेष की विवेचना कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे कौन से प्रदेश की विवेचना कर रहे हैं? जिस प्रदेश में कौन रह रहा है? जिस प्रदेश में मानव रह रहा है। तो हम उस प्रदेश की आपसे विवेचना करना चाह रहे हैं। जब उस प्रदेश की हम आपसे विवेचना करना चाह रहे हैं तो इस प्रकार के समग्र अध्ययन को, इस प्रकार की इंटीग्रेटेड स्टडी को हम क्या कहते हैं? मानव पारिस्थितिकी कहते हैं। अर्थात पर्यावरण का मानव के अनुकूल होना, अर्थात वह ह्यूमन इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। प्रसिद्ध प्रख्यात जर्मन भूगोलवेता आर रेटजेल, एफ रेटजेल, फेडरिक रेटजेल फेडरिक रेटजेल ने पार्थिव एकता के सिद्धांत को प्रमुखता
प्रदान किए हैं। क्या प्रदान किए? पार्थिव एकता के सिद्धांत को प्रमुखता प्रदान किए। क्या प्रदान किए? प्रमुखता प्रदान किए। देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, प्रख्यात हमारे पास में एक भूगोलवेता हैं, वो जर्मनी यानी जर्मन संप्रदाय से हैं, जर्मनी के रहने वाले भूगोलवेता हैं, बहुत प्रख्यात भूगोलवेता हैं, जिनको फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहते हैं, ठीक है ना, यानी मानव भूगोल का पिता के नाम से भी जानते हैं। उनका नाम है फ्रेडरिक रेटजेल महोदय। कौन से? फ्रेडरिक। हम रेटजेल महोदय की आपसे बात कर रहे हैं। जिस फ्रेडरिक रेटजेल महोदय की हम आपसे बात कर रहे हैं, तो फ्रेडरिक रेटजेल महोदय ने पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत? यानी जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है, इस पार्थिव एकता के सिद्धांत को क्या किया है? यानी पार्थिव एकता के सिद्धांत को प्रमुखता प्रदान, प्रमुखता का मतलब समर्थन किया है उन्होंने ये कहा है कि प्रकृति का चाहे कोई भी तत्व हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे प्राकृतिक तत्व, किसी भी प्रकार का वह तत्व हो सकता है, तो इन तत्वों के मध्य एक दूसरे के मध्य संबंध पाया जाता है, वो एक दूसरे पर अंतर निर्भर हैं। तो इस बात को मानने वाले कौन हैं? हमारे जर्मन संप्रदाय के जो ज्योग्राफर हैं, जो जर्मन स्कूल से संबंधित हमारे भूगोलवेता हैं, बहुत फेमस भूगोलवेता हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये फ्रेडरिक रेटजेल महोदय। तो हम बात करें, फ्रेडरिक रेटजेल ने पार्थिव एकता के सिद्धांत को क्या दी है? प्रमुखता दी है। इन्होंने पुरजोर समर्थन किया है इस सिद्धांत का। हम आगे बात करते हैं। रेटजेल महोदय ने रेटजेल महोदय ने पार्थिव एकता सिद्धांत, रेटजेल महोदय ने, किसने? रेटजेल महोदय ने रेटजेल महोदय ने पार्थिव, कौन सा सिद्धांत? पार्थिव। रेटजेल महोदय ने पार्थिव एकता पार्थिव एकता सिद्धांत रेटजेल महोदय ने पार्थिव एकता सिद्धांत का
समर्थन अपने ग्रंथ एंथ्रोपोजोग्राफी में किया है यानी रेडजेल महोदय ने, किसने? रेडजेल महोदय ने पार्थिव एकता सिद्धांत का समर्थन अपने ग्रंथ, उनके ग्रंथ का नाम है क्या? एंथ्रोपोजोग्राफी यानी नृ विज्ञान में किया है। जब उन्होंने समर्थन किया है तो उनके ग्रंथ का नाम क्या है? उनके ग्रंथ का नाम है, अपने पास में क्या? उनके ग्रंथ का नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। कौन सा ग्रंथ है? एंथ्रोपोजोग्राफी है। इस एंथ्रोपोजोग्राफी जो उनका ग्रंथ है, उस ग्रंथ में उन्होंने विवेचन किया है। किसका समर्थन किया है? पार्थिव एकता सिद्धांत का, या संबंध आता है अंतर संबंध का सिद्धांत का, या तो पार्थिव एकता का सिद्धांत, या हम उसी सिद्धांत को दूसरा नाम देते हैं। कौन सा दूसरा नाम आते हैं हमारे पास में? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप का सिद्धांत। उनकी बुक का नाम है हमारे पास में क्या? एंथ्रोपोजोग्राफी। अब रेडजेल के अनुसार हम पार्थिव एकता सिद्धांत के विचारों की बात करते हैं, ठीक है ना? देखिए आप, रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की दृष्टि मानव भूगोल के दृश्य पर्यावरण से संबंधित मानव भूगोल के दृश्य पर्यावरण से संबंधित होते हैं और पर्यावरण एक भौतिक दशाओं
और पर्यावरण एक भौतिक दशाओं का अयोग है। देखिए, रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य पर्यावरण से संबंधित होते हैं, अर्थात सांस्कृतिक दृश्य प्राकृतिक दृश्यों से संबंधित होते हैं। यही तो बात कहना चाह रहे हैं। कौन कहना चाह रहे हैं? रेटजेल महोदय यही तो बात कहना चाह रहे हैं कि कौन से दृश्यों के मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मानव भूगोल के दृश्य। तो मानव भूगोल के दृश्य का मीन्स हो गया ना सांस्कृतिक दृश्य। मानव के द्वारा उन सांस्कृतिक दृश्यों का सृजन किया जाता है, यानी मानव ने अपने आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उन कल्चरल लैंडस्केप का निर्माण किया है। मैं उन सांस्कृतिक भूदृश्यों की आपसे बात कर रहा हूँ। मानव भूगोल के दृश्य पर्यावरण से संबंधित होते हैं, पर्यावरण से संबंधित होते हैं, और पर्यावरण एक भौतिक दशाओं का योग है। और पर्यावरण क्या है? और पर्यावरण एक भौतिक दशाओं का क्या है? पर्यावरण एक भौतिक दशाओं का योग है। ठीक है ना। हम आपसे बात करें प्यारे विद्यार्थियों कि मानव भूगोल के दृश्य पर्यावरण से संबंधित होते हैं, अर्थात सांस्कृतिक दृश्य प्राकृतिक दृश्यों पर से संबंधित होते हैं या पर डिपेंड होते हैं, यानी मानवीय दृश्य या मानव भूगोल के दृश्य। तो मानव भूगोल में मानवीय तत्वों की तो बात करते हैं, मानव से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स की तो बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो हम ये कह रहे हैं कि जो सांस्कृतिक तथ्य है ना, ये जो सांस्कृतिक दृश्य है ना, यह प्राकृतिक तथ्यों से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, प्राकृतिक तत्वों से संबंधित होते हैं। और पर्यावरण एक भौतिक दशाओं का क्या होता है? पर्यावरण एक भौतिक दशाओं का योग होता है। किसका योग होता है? पर्यावरण एक भौतिक दशाओं का योग होता है। अगला फैक्ट है रेटजेल की यह रेटजेल की यह विचारधारा भौगोलिक भौगोलिक एकता पर आधारित भौगोलिक एकता पर आधारित थी। वे यानी रेटजेल महोदय वे पार्थिव एकता वे पार्थिव एकता के सिद्धांत को मानव भूगोल की आधारशिला मानते थे। रेटजेल की यह विचारधारा भौगोलिक एकता पर आधारित थी। कौन सी विचारधारा? पार्थिव एकता की विचारधारा। अर्थात रेटजेल महोदय की यह पार्थिव एकता की विचारधारा
भूगोल की एकता पर आधारित थी। कैसे आधारित थी, इसकी हम आपके पास में व्याख्या कर रहे हैं कि उन्होंने ये जो प्राकृतिक तत्व हैं, इन प्राकृतिक तत्वों को किसके साथ मर्ज किया है, उन्होंने प्राकृतिक तत्वों को सांस्कृतिक तत्वों के साथ में मर्ज कर दिया है। तो क्या हमने दो अलग अलग विचारधारा के तथ्यों को एक जगह हमने मर्ज किया, यानी रेडजेल महोदय के अनुसार रेडजेल की पार्थिव एकता की या अंतर संबंध की जो पार्थिव एकता की विचारधारा थी वो भौगोलिक एकता पर आधारित थी। रेडजेल महोदय इस बात का समर्थन करते थे, इस बात के समर्थक थे कि मानव जब तक भौतिक कारकों का या प्राकृतिक तत्वों का या प्राकृतिक तथ्यों का उपयोग नहीं करेगा तब तक मानव की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती है, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण नहीं कर सकता है। जब विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण नहीं कर सकता है, यानी सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण नहीं कर सकता है, वे पार्थिव एकता के सिद्धांत को भूगोल की आधारशिला मानते थे। कौन? रेडजेल महोदय। रेडजेल महोदय ये कहते थे कि जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है ना, जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है वह मानव भूगोल का बेस है, क्योंकि मानव भूगोल में हम यदि अकेले मानवीय विचारों के बारे में या सांस्कृतिक तथ्यों के बारे में अध्ययन करें तो यह अपने आप में एक पूर्ण विचारधारा नहीं है। क्या नहीं है? यह अपने आप में एक पूर्ण विचारधारा नहीं है। कौन सी विचारधारा? हम इसको एक पूर्ण विचारधारा के रूप में शामिल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा है, किन्होंने कहा है? ये फ्रेडरिक रेडजेल महोदय ने इस प्रकार की विचारधारा को रखा है। उन्होंने ऐसा कहा है, यदि मानव भूगोल को पूर्ण बनाना है तो मानव भूगोल में आपको पार्थिव एकता, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी को तो शामिल करना ही पड़ेगा। तो पार्थिव एकता का मतलब होता है कि मानव का प्राकृतिक तथ्यों पर डिपेंड होना, अर्थात प्राकृतिक तथ्यों का सांस्कृतिक तथ्यों न तो पृथक्करण कर सकते। यदि हम इस प्रकार का प्रयास करेंगे, यदि हम पृथक्करण का प्रयास करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। किसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा? यानी इन भौतिक और सांस्कृतिक तथ्यों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के मध्य बहुत गहरा आपस में संबंध होता है। अगला फैक्ट है फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या एलन चर्चिल सैम्पल एलन चर्चिल सैम्पल एलन शिष्या चर्चिल सैम्पल एलन क्या? चर्चिल सैम्पल ने भी
ने भी पार्थिव एकता को ही प्रधान माना है। ने भी प्रधान माना है। फ्रेडरिक रेडजेल महोदय की शिष्या थी, यानी फ्रेडरिक रेडजेल महोदय की शिष्या की यदि हम आपसे बात करते हैं तो शिष्या का नाम क्या था? शिष्या का नाम था क्या? यदि हम शिष्या की बात करते हैं तो कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। हम एलन चर्चिल सैंपल महोदय की बात करते हैं। ये कहाँ की रहने वाली थी? एलन जो चर्चिल सैंपल थी यह अमेरिकन संप्रदाय से थी, यह अमेरिकन भूगोलवेता थी। लेकिन जो यानी जर्मन संप्रदाय के भूगोलवेता हैं, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अर्थात मानव भूगोल के पिता अर्थात फ्रेडरिक रेडजेल महोदय की यह शिष्या थी, यानी ये स्टूडेंट रही है, यह है एलन चर्चिल सैंपल महोदय। तो इन्होंने भी यानी जो समर्थन रेडजेल महोदय ने किया है उसी बात का इन्होंने भी क्या किया है? इन्होंने भी उसी बात का समर्थन किया है। कौन सी बात का समर्थन किया है? रेडजेल महोदय ने पार्थिव एकता के सिद्धांत का समर्थन किया है। तो चर्चिल महोदय ने भी पार्थिव एकता के सिद्धांत का ही क्या किया है? पार्थिव एकता के सिद्धांत का ही समर्थन किया है, क्योंकि इन्होंने भी यह कहा है कि मानव प्राकृतिक तत्वों पर तथा सांस्कृतिक तत्वों दोनों पर डिपेंड है। यदि हम अकेले एक तत्व की सिंगल तत्व की हम आपसे बात करें तो ये तो कतई भी क्या नहीं है, ये तो कतई भी संभव नहीं है कि मानव क्या प्राकृतिक तत्वों पर डिपेंड नहीं, ना ही मानव प्राकृतिक तत्वों पर डिपेंड है। यदि हम आपसे बात करते हैं रेडजेल महोदय की जो विचारधारा थी वही सेम विचारधारा किसकी थी? यानी उनकी शिष्या यानी एलन चर्चिल महोदय की थी। ठीक स्टूडेंट्स, हम बाकी की बात से इस क्लास के